26 आदिल बनाम शैतानी जिना। आदिल ने जब से गफ्फार के इंडिया आने का सुन लिया था तब से उसका दिमाग घूम रहा था। उसके दिमाग में जेट स्पीड की तरह थॉट्स घूम रहे थे। गफ्फार ने यहाँ आने के लिए और मुझ पर दोबारा अटैक के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर किया होगा, वो खाली नहीं बैठ सकता। आदिल वही सोच रहा था। मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल निकालनी पड़ेगी। आखिर ये काम क्या करता है, साथ ही ये ऐसा क्या करता है जिससे इसको पहले ही बातें पता चल जाती है। उस वुडन बॉक्स में क्या है उसको मालूम है, तभी वो इसके पीछे पड़ा हुआ है। उससे ये हासिल क्या करना चाहता है और इसमें मेरा रोल क्या है जो ये गफ्फार मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। आदिल हॉस्पिटल के रूम में अकेला था। उस वक्त आदिल सोचने लगा, मेरी जिंदगी कैसी हो गई है, कितनी उथल पुथल मची हुई है। लोगों की लाइफ कितनी स्मूथ है, लेकिन मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे खुद समझ में नहीं जा रहा। अगर मैं ये सब किसी को बताऊं भी तो कोई यकीन नहीं करेगा, मेरा मजाक बना दिया जाएगा। अगर मैंने ये बात बताई कि मैं पहले हमले में लगभग मर गया था, एक जिन ने मेरी जान बताई तो सब मुझे पागल मान लेंगे, और दूसरे हमले के बारे में बताया तो पक्का मुझे पागल खाने भेज दिया जाएगा। कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने किस तरह से सब कुछ संभाला हुआ ये सिर्फ मेरा दिल जानता है। मेरे हाथ तो इस कदर बंधे हुए हैं कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे अपने प्यार का इजहार तक नहीं कर सका। मुझसे मजबूर कौन होगा। सबको देखना, सबको साथ में लेकर चलना, कितना मुश्किल है ये सब। लेकिन मुझे ये ताकत मिली। बेतलहम जिन हो या मुफ्ती साहब, सब मेरी मदद ही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी वजह हो जो मुझे अभी सामने से नजर नहीं आ रही है। दुनिया में तो कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है, मौत की कगार पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मेरी तरह सबको तो मदद नहीं मिलती। मुझे हर कदम पर मदद मिली है। इसके पीछे जरूर कोई मकसद है जो मुझसे ही जुड़ा हुआ है। हेड ने भी मुझसे आकर यही कहा था। हाँ, मुझे याद है ये सब आदिल के मन में चल रहा था। डैड ने मुझसे आकर कहा था वो मेरे साथ है जब कोई मर जाता है, और इस तरह से आकर बोले तो मामला गंभीर हो जाता है। वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूह मेरे लिए परेशान है। तभी आदिल को बाहर कुछ सुनाई देता है। वो अपनी पावर से बात सुनने की कोशिश करता है। बाहर अयाना थी और वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अयाना ने फ़ोन पर कहा कि वो अभी नहीं आ सकती, वो हॉस्पिटल में है, उसे आने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कोई लड़का था जी उस पर चिल्ला रहा था, उसके लिए अपने मुंह से गलत गलत बातें बोल रहा था। आदिल तुरंत कमरे से निकला और उसने अयाना को कमरे में खींच लिया। उसका फ़ोन लेते हुए फ़ोन कट कर दिया। अयाना उसकी इस हरकत से हैरान थी। आदिल, ये क्या कर रहे हो? मैं यहाँ डॉक्टर हूँ, स्टाफ क्या सोचेगा मेरे बारे में? आदिल उस पर चिल्लाकर कहता है, चुप हो जाओ, पहले अपने बारे में सोचना शुरू करो, फिर दूसरा तुम्हारे बारे में क्या सोचता है उसकी चिंता करना। आदिल को इस तरह से चिल्लाता देखकर वी शांत हो जाती है और रूम में रखे सोफे पर बैठ जाती है। आदिल भी अपने आप को कूल करने की कोशिश करता है। उसने अपने आप को नॉर्मल किया, फिर अयाना का हाथ पकड़कर बोला, देखो अपाना, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने मेरे साथ जी किया वो किया, मैं सब भूल चुका था, लेकिन जो तुम अपने साथ कर रही हो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तुम तो एक साइकोलॉजिस्ट हो, तुम अपने आप को मजबूत नहीं कर सकती तो अपने पेशेंट को कैसे ठीक करोगी? जिस शख्स से तुम बात कर रही थी, तुम उसको इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही थी? वो तुम पर हावी हो रहा था। ऐसी ही तुमने उस वक्त भी किया था। डेनिस तुमको कंट्रोल कर रहा था और तुम उसकी पपेट बनकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के साथ खुद को भी काफ़ी ज़्यादा हार्म किया। ये कभी सोचा तुमने? फ़ोन पर जो शख्स तुमको अबूज़ कर रहा था, तुम उसकी बातों को सुन रही थी। वो मेरा हस्बैंड है, अयाना ने आदिल की बात को काटते हुए कहा। हस्बैंड? आदिल बोला, फिर वो बोलते बोलते रुक गया। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। शादी के बाद से ही वो मुझे अबूज़ करता है। मैं इसलिए घर जाना पसंद नहीं करती। कितना ज़्यादा मैं हॉस्पिटल में रहूं इसकी कोशिश करती हूँ। वो मुझे टॉर्चर करता है। आदिल उसकी बात सुनता है। तुम उसको बर्दाश्त क्यों कर रही हो? तुम खुद अच्छी नौकरी करती हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो। जब उसने पहली बार तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया था, तुमको तभी से थोड़ा सख्त होना था। तुमको ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए जो तुम्हारी इज्जत ना करे। आदिल ने अयाना को समझाया, मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा के बारे में सोचती हूँ। अगर उनको पता चलेगा तो उनको मेरी वजह से तकलीफ होगी। आदिल उस पर कहता है, उसकी तकलीफ के बारे में सोचकर तुम अपनी तकलीफ बढ़ा रही हो। अगर आगे कुछ बड़ी और बुरी घटना घटी तब उनका क्या होगा? उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया, तब तुम्हारे पेरेंट्स कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो मैं क्या करूं आदिल? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अयाना ने आदिल से परेशानी के साथ कहा। इस पर उसने जवाब दिया, तुम उससे अलग हो जाओ और
अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। तो इस पर अयाना ने कहा, आदिल इतना आसान नहीं होता। मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगा, तुमको जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प मैं करूँगा, लेकिन अपनी जिंदगी इस तरह से खराब मत करो। अपाना की आंखें आंसुओं से डबडबा रही थी। उसने आदिल का हाथ पकड़कर कहा, आदिल मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ इतने अच्छे हो। इस घर आदिल ने कहा, तुमने बुरा नहीं किया था, तुमको हालात ने वैसे करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ उस वक्त ईमानदार था। मैं बस उसी रिश्ते का सांच कर तुम्हारे साथ हूँ। उसने अयाना ने आंसू पोंछे और कहा, अब तुम जाओ और मुझे फ़ोन करना, मैं कल मॉर्निंग में डिस्चार्ज हो रहा हूँ। मैं तुमसे ऑफिस में मिलूंगा। तुम अपना ख्याल रखो। अयाना को यकीन नहीं हो रहा था, आदिल कितना अच्छा है। उसने एक कोहिनूर जैसा दोस्त और बॉयफ्रेंड अपनी गलती से खो दिया था। अगर ऐसा नहीं किया होता तो वो आदिल के साथ होती, और आदिल छोड़ने वाले लोगों में से नहीं है। उसने मेरे साथ कमिट किया था, मैंने ही उसे चोखा दिया। कोई इंसान इतना भी अच्छा हो सकता है, मुझे पता नहीं था। अयाना आदिल के बारे में सोचती हुई रूम से बाहर चली गई। आदिल को अयाना के बारे में सोचकर बुरा लग रहा था। शायद वो उसका पहला प्यार थी। आदिल को इस बात का एहसास था कि वो बुरी नहीं थी। वो मुझे नहीं चाहती थी, लेकिन मैं तो उसे उस वक्त चाहता था। सौरभ, ये सब नहीं सोचना, मुझे उसकी मदद मैं एक दोस्त होने के नाते करूंगा, इंसानियत के नाते करूंगा। मैं कायनात से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे ही शादी करूंगा, ये जानते हुए भी उसका भाई क्या चीज़ है। लेकिन इसमें कायनात को कोई दोष नहीं है। वो तो अपने भाई की असलियत जानती तक नहीं है। वो कायनात के बारे में सोच ही रहा था कि आदिल के पास कॉल आ गई। उसका कॉल आते देखा, आदिल मुस्कुरा दिया और कॉल रिसीव किया। उधर से कायनात की आवाज़ सुनकर आदिल को अच्छा लगता है। उसे इस बात का सुकून है कि कायनात उसे बेपनाह चाहती है और उसे कभी छोड़ेगी नहीं। लेकिन अचानक आदिल को अपने कमरे में कुछ होने का एहसास हुआ। उसने कायनात से बिना बात किए ही फ़ोन कट कर दिया और खुद अलर्ट हो गया। उसे लग गया था कोई शैतानी ताकत उसके आसपास है। उसने भी अपनी पावर का पूछ किया। उसे रूम में शैतान जिन नजर आ गया। पूरा कमरे में आग की लपटों की तरह गर्मी होने लगी। सब कुछ ठहर गया, जो जहां था वहीं रुक गया। कुछ ही मिनट में वो शैतान जिन आदिल के सामने आ गया। उसकी डरा देने वाली शक्ल और आवाज़ से आदिल हरा नहीं। उसने अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लिया था। तुम इस बार मुझसे नहीं बचोगे, उसने आदिल को गुरियनते हुए कहा और तीरों की बौछार कर दी। लेकिन आदिल के ऊपर एक कवच बना हुआ था। वो जहर से बुझे तेजी से आते तीर आदिल के करीब ना आ सके और सभी के सभी राख में बदल गए। शैतान ने अपना पहला निशाना नाकामयाब होते देखा। उसने दोबारा आदिल पर आग की बारिश कर दी, लेकिन इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी। वो आग आदिल को जला नहीं सकी। इस बार आदिल की बारी थी। उसने अपनी अंगूठी की ताकत से उस पर अटैक किया। एक तेज लाल रोशनी निकली और शैतान जिन के अंदर जा घुसी। शैतान जिन उसी के साथ वहां से गायब हो गया। उसके गायब होते ही सब नॉर्मल हो गया, लेकिन आदिल का रूम तहस नहस हो गया। मशीनें पिघल गई थी। आदिल ने पूरे कमरे पर नजर डाली, सब कुछ तबाह हो गया था। आदिल को लगा, अब ये कैसे हुआ, मैं किस तरह से समझाऊंगा। वो तुरंत लेट गया और सोने का बहाना करने लगा। कुछ ही मिनट के बाद एक वार्ड बॉय कमरे में आया और कमरे की हालत देखकर चीखने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ आ गए। वो सभी रूम की कंडीशन देखकर हैरान थे। डॉक्टर भागते हुए आदिल के पास गए और उसे जगाया और आदिल को वहां से हटाने के लिए बोलने लगे। वार्ड बॉय तुरंत बाहर से व्हीलचेयर लेकर आया और आदिल को उस पर बैठाकर बाहर ले गया। आदिल सोने का नाटक करने लगा। ये सब कैसे हो गया। यहाँ का हेड डॉक्टर भी आ गया। उसने आते ही आदिल का से पूछा, मिस्टर आदिल आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। आदिल ने बनते हुए कहा, मैं तो सो रहा था, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। डॉक्टर ने कहा, हम आपको अभी ही डिस्चार्ज करते हैं। आपको लेकर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन रूम में ये कैसे हो गया, इसका पता भी लगाना पड़ेगा। डॉक्टर ने आदिल को दूसरे रूम में ले जाने के लिए बोल दिया और आदिल के घर पर कॉल करने के लिए बोला। थोड़ी ही देर में शोएब, ओम और समायरा आदिल के पीए के साथ आ गया। कमरे की हालत को देखकर अनुज ने सब पर चिल्लाना शुरू कर दिया, आप लोगों से ये लापरवाही कैसे हो सकती है। हमारे कंपनी के हेड इस रूम में थे, अगर उनको कुछ भी हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। आदिल सब कुछ सुन रहा था। ओम आदिल के पास आकर बोला, ब्रो ये सब क्या हुआ। तो आदिल ने कहा, भाई नहीं पता, मैं सो रहा था। आदिल ने ओम से भी झूठ बोल दिया। अनुज प्लीज तुम इधर आओ। आदिल ने अनुज को अपने पास बुलाया। देखो अब इनको कुछ नहीं बोलो, यहाँ के डॉक्टर्स ने मेरी जान बचाई है।
मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। कमरे में ये सब कैसे हुआ नहीं पता, लेकिन मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम निस्वार्थ के पेपर तैयार करवाओ और जितने भी डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ हैं उनको कंपनी की तरफ से गिफ्ट्स भेजो, ये मेरा ऑर्डर है। और अभी सारे स्टाफ को पैसे दो, उन लोगों ने मेरी काफ़ी केयर की है। आदिल की बात सुनकर अनुज शांत हो गया और उसने जैसा कहा गया था वैसे ही किया। दोपहर के 1:57 एम थोड़ी देर बाद ही आदिल अपने घर आ चुका था। घर का सारा स्टाफ आदिल को देखकर खुश था। आदित्य सीधे अपने रूम में गया। शोएब और ओम भी उसके रूम में आ गए। शोएब का हाथ आदिल के हाथ पर गलती से पड़ गया। उसने हैरानी से कहा, भाई आपका हाथ इतना गर्म कैसे हो रहा है? उसने तुरंत सरबैट को आवाज़ लगाई और आइस बैग लाने को कहा। ओम ने भी यही सवाल पूछा, ये कैसे हो गया? तुम्हारा हाथ तो भट्टी की तरह लाल हो रहा है, तुमने उस वक्त हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिखाया? तो आदिल ने झूठ बोलते हुए कहा, अरे बस में कभी कभी हो जाता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। क्या गफ्फार ने फिर से शैतान जिन आदिल को मारने के लिए भेजा था? आदिल के ऊपर वो अनदेखी शील्ड कैसे बनी हुई थी, जिसके बारे में खुद आदिल को नहीं पता था? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सुपर पावर्स की दुनिया का। 1CH27 डरावना बादल और समायरा। आदिल अपने भाई और दोस्त के साथ अपने रूम में अस्पताल से आने के बाद बैठा हुआ था। शोएब ने उसके हाथ पर आइस बैग रख दिया था। आदिल का हाथ ताल सुर्खे पड़ गया था। तीनों ही मिलकर आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन बाहर मौसम बदल रहा था। किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, जब तक ओम बालकनी पर स्मोकिंग करने के लिए नहीं गया। लेकिन वो तुरंत वहां से आ गया। यार बाहर मौसम कैसा हो रहा है? हम लोग रूम में हैं तो कुछ पता नहीं चला। तो शोएब ने बालकनी के विंडो के कर्टेन हटा दिए। आदिल भी देखकर हैरान था। मौसम काफी अलग था, जैसे कुछ बुरा होगा। आदिल ने शोएब से पूछा, समायरा कहाँ है? वो अभी तक मुझसे मिलने भी नहीं आई। तो शोएब ने कहा, वो स्कूल गई थी और वापस आ गई थी, लेकिन उसके बाद तो मैंने भी उसे नहीं देखा। उसकी ये बात सुनकर आदिल तुरंत समायरा को कॉल लगाता है, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं करती। आदिल और शोएब दोनों ही परेशान हो गए। ओम भी टेंशन में आ गया। शोएब ने तुरंत जाकर उसके रूम में देखा तो वो वहां भी नहीं थी। ओम ने भी नीचे जाकर देखा और घर के नौकरों से उसके बारे में पूछा तो सभी ने कहा, समायरा बेटी तो स्कूल से आने के बाद अपने रूम में थी, वो बाहर भी नहीं गई है। आदिल ये सब सुनकर समायरा को लेकर परेशान हो गया। फिर उसने अपनी पावर के जरिए समायरा को सर्च करना शुरू किया। उसे समायरा बालकनी पर गिरी दिखाई दी। उसने तुरंत शोएब को आवाज़ लगाई और कहा, समायरा के रूम की बालकनी देखो। ओम और शोएब दोनों ही भागकर वहां गए। वो वहां उनको बेहोशगिरी मिलती है। वो लोग तुरंत उसको उठाते हैं और बेड पर लिटा देते हैं। आदिल भी उसके रूम में आ जाता है। घर के बाकी सर्वेंट भी उसको इस हाल में देखकर परेशान होने लगते हैं। उसे क्या हो गया है? वो कैसे बेहोश हो गई? राधा आंटी भी आ जाती हैं और उसके हाथ पैर मलने लगती है। तब तक शोएब डॉक्टर को कॉल कर चुका था। आदिल को समझ नहीं आया कि समायरा को अचानक से क्या हो गया, वो बेहोश क्यों हो गई। उसका तो मंथली हेल्थ चेकअप भी वो करवाता है, फिर ये कैसे हो गया? राधा आंटी ने जब उसका हाथ पैर रख किया तो उसको हल्का सा होश आया। तब तक डॉक्टर भी जा चुके थे। उन्होंने उसको एग्जामिन किया। इसे कुछ नहीं, बस मेंटल स्टेंस के कारण ऐसा हुआ है। शायद ये आजकल सो भी नहीं रही है सही से। डॉक्टर से उसे कुछ मेडिसिन दी और प्रॉपर आराम करने के लिए कहा। समायरा ने सबको अपने रूम से जाने के लिए कहा, सिर्फ आदिल को रोक लिया। भाई आप मेरे पास रहें, कहीं मत जाएं। तो आदिल उसके पास ही बैठ जाता है और उससे कहता है, बेटा मैं तुम्हारे साथ ही हूं, तुम आराम करो। आदिल समायरा की तबीयत को लेकर परेशान हो गया था। उसने सोचा, शायद मेरी वजह ही स्ट्रेस हो गया है। समायरा को मेरे साथ जो इतना कुछ हुआ है शायद सहन नहीं कर पा रही है, इसी वजह से इसके साथ ये सब हुआ है। समायरा के सिर पर हाथ फेरते फेरते आदिल भी सो गया। लेकिन कुछ घंटों के बाद आदिल की आंख खुली तो उसने देखा समायरा नींद में कांप रही थी। उसको इस तरह से देखकर वो घबरा गया। उसने समायरा को नींद से जगाया। वो उठते ही आदिल को देखकर उससे लिपट गई। आदिल ने उसको इस तरह से कभी देखा नहीं था। उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा? ख्वाब में क्या देख लिया? आदिल ने उसे पानी पिलाया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। पित्र आदिल ने उसके माइंड को रीड करने का सोचा। पहले उसको नॉर्मल किया, क्योंकि वो काफ़ी डर गई थी। उसने उसका दिमाग रीड करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में उस वक्त कुछ ऐसी बातें नहीं चल रही थी, क्योंकि जब से आदिल के पास ये पावर आए थे और उसने जितने लोगों के भी माइंड रीड किए थे सब समझ में आया था, लेकिन समायरा का नहीं आया। समायरा को आदिल ने फिर से सुला दिया था। सुबह भी होने वाली थी। शोएब भी उस वक्त उसके कमरे में आ गया। आते ही वो भी समायरा के बगल में लेट गया। वो भी उसको लेकर परेशान था। भाई मैंने कभी समायरा को इस कंडीशन में नहीं देखा।
हाँ मैंने भी नहीं देखा। आदिल ने भी शोएब की बात को दोहराया। दोनों भाई उसके पास में लेट गए। शोएब ने कहा, हंसती और मुस्कुराती हुई ही अच्छी लगती है, मैं इसको इस तरह नहीं देख सकता भाई, इसको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो ऐसा लगता है मॉम डैड मुझसे नाराज हो जाएंगे। आदिल ने भी यही बात दोहराई। लेकिन भाई ये आपको लेकर काफ़ी परेशान है, आपको तकलीफ में नहीं देख पाती, शोएब ने आदिल को बताया। आदिल बस उसकी बातें सुने जा रहा था। समायरा के सिर पर हाथ फेर रहा था। शोएब भी उसके पास वहीं सो गया। आदिल भी सो गया। आदिल की सुबह आंख खुली तो उसने देखा ओम भी वहीं कमरे में सोफे पर लेटा सो रहा है। उसे पता था ओम भी समायरा को अपनी छोटी बहन की तरह ही प्यार करता था। रात को उसकी हालत देखकर वो भी परेशान हो गया था, लेकिन वो बेड से उठा नहीं और समायरा के पास लेटा ही यहाँ जब तक समायरा सीकर नहीं उठ गई। शोएब और ओम पहले ही उठ चुके थे और दोनों समायरा के रूम से अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन आदिल वहीं था। समायरा सोकर उठने के बाद फेश दिख रही थी। आदिल ने उससे पूछा, कल शाम को अचानक क्या हुआ था समायरा तुम्हें? वो कुछ बोली नहीं। फिर उठकर उसने राधा को आवाज़ लगाई और आदिल और उसके लिए रूम में ही नाश्ता लाने के लिए कहा। वो वापस आदिल के पास आकर बोली, भाई अगर मैं आपको कुछ बताऊंगी तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? तो आदिल ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन करता हूं तो इस बात पर भी भरोसा करूंगा। उधर लंदन में कायनात अपने छोटे भाई अनवर के साथ इंडिया आ रही थी। वो अनवर को जबरदस्ती लेकर आ रही थी। तुम लंदन से कहीं बाहर ही नहीं जाते हो, बस तुमको अपने काम के अलावा कुछ दिखता नहीं है। कायनात ने उसका जबरदस्ती टिकट करवा दिया था। अनवर कायनात की बात को टाल नहीं पाया क्योंकि वो उसे बहुत चाहता था, उसकी काफ़ी इज्जत भी करता था, इसलिए वो उसको इंडिया साथ में चलने के लिए मना नहीं कर सका। वो भी कायनात के साथ एयरपोर्ट पर था। साथ ही एडम को भी कायनात ने अकेला नहीं छोड़ा और वो भी उन लोगों के साथ पहली बार इंडिया आ रहा था। कायनात का बड़ा भाई गफ्फार पहले ही इंडिया आ चुका था। कायनात, एडम और अनवर सभी एक साथ एयरपोर्ट पर आ चुके थे। कायनात ने अनवर से कहा, तुमको मैं आदिल से मिलवाऊंगी, तुमको उससे मिलकर काफ़ी अच्छा लगेगा, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। हाँ आपा, आप भी तो अच्छी है। अनवर अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बोला। हाँ लेकिन वो मुझसे भी अच्छा है। नहीं आपा, आपसे अच्छा तो मेरे लिए कोई नहीं है। ना होगा। अनवर ने लैपटॉप की कीज पर उंगलियां चलाते हुए अपनी बात कही। तो इस पर कायनात ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो ये बात बोल रहे हो? एक बार गर्लफ्रेंड मिल गई तो हमें तो तुम भूल ही जाओगे। इस बात पर अनवर ने अपना काम रोकते हुए कहा, आपा मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गफ्फार भाई से भी ज़्यादा अनवर की इस बात को सुन वो चुप हो गई। फिर एडम को सैंडविच खिलाने लगी और उसे सैंडविच खिलाते खिलाते अनवर से कहने लगी, ठीक है अब चुपचाप अपना लैपटॉप चलाओ, कुछ देर में फ़्लाइट है। अनवर समझ गया कायनात ने उसकी बात को किस वे में लिया है। वो भी फिर चुप हो गया और अपने काम में बिजी हो गया। कायनात ने आदिल को वहीं बैठे बैठे इंडिया आने का मैसेज ड्रॉप कर दिया। वो आदिल से मिलने के लिए बेताब हुई जा रही थी। उधर समायरा के कमरे में आदिल वो बात सुनने के लिए परेशान हो रहा था जो समायरा उसको बताने जा रही थी। भाई आप पक्का ना मुझ पर यकीन करेंगे? हाँ मेरी डॉल, तुम पर मुझे अपने से ज़्यादा यकीन है। आदिल से ये बात को सुन उसको सुकून हुआ। फिर उसने शाम की बात बतानी शुरू की। भाई जब मैं कल शाम को अपने रूम में आई तो थोड़ा आराम किया, फिर मैं बालकनी पर खड़ी हो गई क्योंकि बाहर हवा अच्छी चल रही थी और मौसम भी थोड़ा बदल रहा था। तो मैं अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात करती हुई बालकनी पर आकर खड़ी हो गई। नीचे गार्डनर को देखा, वो लॉन की सफाई कर रहे थे। ऐसा कुछ अलग सा महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन अचानक से मेरी नज़र जब बादलों पर गई तो ऐसा लगा वो बादल नहीं कुछ और ही है जो उसकी तरफ देख रहे हैं। वो थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा ये बादल है और कुछ डरावने से डिज़ाइन में बन गए हैं, लेकिन भाई ऐसा लगा जैसे वो मुझे बुला रहे हैं, मुझसे कुछ बोल रहे हैं। उसमें से मैंने आपका नाम सुना। पहले तो मैंने सोचा ये मेरा वहम है, लेकिन दोबारा मैंने आवाज़ सुनी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उन बादलों में से कुछ उड़ती हुई रोशनी मेरे तक आने वाली थी, लेकिन वी आने से पहले ही राख हो गई। मैंने तो राख नीचे गिरते हुई देखी। मैंने ये सब कभी देखा नहीं था। मैं कब बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। आदिल उसकी बातें सुनकर सन रह गया। जो भी समायरा उसको बता रही थी वो काफ़ी डराने वाला था। आदिल को इतना तो समझ में आ गया था कि वो शैतान जिन था, उसको उसके मालिक ने भेजा था। भाई आप मुझ पर यकीन तो कर रहे हैं ना? हाँ मेरी बच्ची, मुझे तुम्हारी सारी बातों पर यकीन है। देखो दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता। यहाँ पर दोपहर के 1:57 एम अच्छी चीज़ें भी है और बुरी भी। वैसे भी तुमने कुरान मुकम्मल की हुई है।
तुमको तो पता है ना, सूरज जिन, आदिल ने समायरा को समझाते हुए कहा। हाँ भाई, तो अल्लाह पाक ने जिग्यों को भी बनाया है, तो वो भी इस दुनिया में है। हो सकता है तुम गलत टाइमिंग पर वहां आ गई हो, वो वहां से गुजर रहे हो और तुम्हारी नज़र वहां पर चली गई। समायरा को आदिल ने प्यार से समझाते हुए यकीन दिलाया। समायरा भी मुतमीन हो गई कि आदिल भाई ने उसको गलत नहीं ठहराया और उसे पागल भी नहीं समझा। आदिल ने समायरा से कहा, तुम स्कूल के लिए तैयार ही, मैं अपने रूम में जाता हूँ। अरे भाई, आज तो संडे है, कम से कम आज के दिन पढ़ाई पढ़ाई ना करें। समायरा ने मुंह बनाते हुए कहा। आदिल उसे नॉर्मल कंडीशन में आते देख खुश होने लगा, मन ही मन कहने लगा, बस तुम ऐसे ही खुरा रहा करो। ओह सॉरी मेरे बच्चा, तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। इतना कहकर आदिल अपने कमरे में आ गया और उसके बाद वो बस यही सोचने लगा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर वो हमारे घर पर या फिर समायरा पर अटैक करने वाला था तो वो पहले ही जलकर क्यों राख? XCLOSE दोपहर के 3:57 एम में बदल गया। ये समझ से परे है। आदिल के दिमाग में बस सवालों का ढेर बना जा रहा था जिसकी गुत्थी सुलझ नहीं पा रही थी। आखिर वो शैतानी ताकत आदिल के घर पर अटैक क्यों नहीं कर सकी? समायरा पर अटैक होने से पहले वो राख में कैसे तब्दील हो गई? इसका जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। CH28 मुफ्ती साहब का मुवक्किल जिन आदिल अपने कमरे में आ चुका था। उसने सबसे पहले मुफ्ती साहब की कॉल किया और उनको अपने घर जाने के लिए रिक्वेस्ट की, जो मुफ्ती साहब ने मान ली। आदिल मुफ्ती साहब से बात कर ही रहा था कि तभी ओम आ गया। फ़ोन कट होने के बाद ओम ने आदिल को बताया कि वो अब अपने घर जा रहा है। फिर उसके बाद आदिल के काम के सिलसिले में जर्मनी जाना है उसे। 15 दिन के बाद वो वापस आएगा। ठीक है भाई, तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। ओम कहता है, तुम भी अपना ख्याल रखना। इन 15 दिनों में प्लीज़ हॉस्पिटल ना पहुंच जाना कि मुझे जर्मनी से भी वापस आना पड़े। तो आदिल मुस्कुरा देता है। उसे ओम की यही बात सबसे अच्छी लगती थी कि वो हर सिचुएशन की काफ़ी कूल तरीके से हैंडल करता था, जल्दी परेशान नहीं होता था। आदिल से गले मिलने के बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। आदिल उसके जाने के बाद कायनात को कॉल करने लगा, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। आदिल समझ गया कि कायनात फ्लाइट में होगी, तभी उसका फ़ोन बंद है। फिर वो अपने बिस्तर पर लेट गया। समायरा ने जो देखा था उसके बारे में सोचने लगा। हालत बिगड़ रहे हैं, वो हमारे घर तक आ गया है। अगर उसने मेरे भाई और बहन को होम कर दिया थी। उसके दिमाग में बस यही सब चल रहा था। अगर मैं उसका दुश्मन हूं तो दुश्मनी सिर्फ मुझसे ही होनी चाहिए, मेरी फैमिली से नहीं। वो हॉस्पिटल में जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। दरवाजे पर हल्की से नोक हुई तो आदिल का ध्यान उस ओर गया। एक सर्वेंट ने आकर कहा, साहब नीचे मुफ्ती साहब आए हैं। ठीक है, तुम उनको पूरे एहतराम के साथ मेरे कमरे में भेज दो और हम लोगों को लिए कॉफ़ी भी। आदिल ने उससे इंस्ट्रक्शन दिया। सर्वेंट आदिल की मानकर मुफ्ती साहब को लेने चला गया। कुछ मिनट के बाद वो आदिल के कमरे में थे। उनके आते ही आदिल ने उनको सलाम किया और उनको बैठने के लिए कहा। उन्होंने आदिल की खैरियत पूछी। सर्वेंट के आने के बाद आदिल से उससे कहा, अभी कोई डिस्टर्ब ना करे और दरवाज़ा बंद कर दो। ये कहकर आदिल मुफ्ती साहब के पास जाकर बैठ गया। मुफ्ती साहब ने कहा, हाँ बेटा बताओ, तुम क्यों परेशान हो इतना? तो आदिल धीरे धीरे एक एक बात बताने लगता है। मुफ्ती साहब मुस्कुरा दिए। आदिल उनको बताने लगा कि जब उस रात हॉस्पिटल में रोशनी की लो आई थी, तब मैं समझ गया था कि आपने नहीं भेजी है। मैं आपकी आवाज़ पहचान गया था, लेकिन वो पानी की बूंद जो आपने मुझे पीने के लिए दी, वो क्या थी? इस बात पर मुआती साहब ने आदिल को बताना शुरू किया। उस बूंद को पीने के बाद तुम्हारे ऊपर एक शील्ड बन गई थी ताकि जादुई ताकतों से तुम महफूज रह सको। चूंकि तुम मेरा दिया वो ताबीज पहनना भूल गए थे, तो तुमको शैतानी ताकतों से महफूज रखने के लिए मैंने उस रात को कुरानी सूरह पढ़कर वो बूंद भेजी। आदिल को समझ में आने लगा कि क्यों जब शैतानी जिन ने उस पर हमला किया था, उसका हमला आदिल तक नहीं आ पाया था। चूंकि वो प्रोटेक्टेड था, तो बशैतानी जिन के हमले का उस पर असर नहीं हो पाया। मुफ्ती साहब ने बताया, वो इस घर में कई बार आए हैं जब आदिल के वालिद जिंदा थे। आदिल ने फिर उन्हें बताया कि जब वो ऑपरेशन थिएटर में था तब उसने अपने डैड को देखा, वो मुड़ा से बोल रहे हैं, आदिल मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने मेरे नाम का मतलब भी मुझे बताया। आदिल मतलब इंसाफ करने वाला। उन्होंने मुझसे कई सारी बातें कही। आदिल ने फिर मुफ्ती साहब से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? मुफ्ती साहब ने उसको बताया, देखो आदिल, अभी कुछ ऐसा हो रहा है जिसके सेंटर में तुम हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो रही है। आदिल ने बताते हुए कहा, मुफ्ती साहब मेरे साथ एक गुलाम जिन हर वक्त साथ में होता था, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद से वो नहीं है। जो मुझे समझ नहीं आया, मैं जब लंदन गया हुआ था
तब भी वो मेरे साथ में ही था। तब मुफ्ती साहब ने आदिल को समझाया, जिस दिन तुम मुझसे मिलने आए थे वो उस दिन भी तुम्हारे साथ था, लेकिन जब मैंने वो ताबीज तुमको दी, वो जिन उस ताबीज की खुशबू सहन नहीं कर पाया और चला। इस पर आदिल ने सोचते हुए कहा, हाँ, अगर वो होता तो जिस वक्त मुझ पर अटैक हुआ था उस अटैक से मुझको बचाता जरूर। मुफ्ती साहब ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, वो वापस आ जाएगा, लेकिन उसको वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर परेशान मत हो, वो आएगा ज़रूर। अब आदिल ने परेशानी जाहिर की, मुफ्ती साहब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इन सब के सेंटर में क्यों हूँ? मैं ही क्यों? ऐसा क्या है मुझ में जो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? इन सब वजहों से कहीं मेरी फैमिली को कुछ हॉर्म ना हो। मैं इन सब बातों तो लेकर परेशान हो रहा। मुफ्ती साहब ने दोबारा उसे शांत करने के लिए आश्वासन देते हुए कहा, देखो बेटा, मैंने पहले ही तुमको समझाया था, अच्छे लोगों का ही ऊपर वाला ज़्यादा इम्तिहान लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसका ये बंदा मजबूत है और उसके सारे इम्तिहान में वो पास हो जाएगा। ये सब काफ़ी पहले ही शुरू हो गया था, तुम्हारे वालिद के वक्त से ही ये सब शुरू हुआ। उनके पास कुछ ऐसा था जो बुरी ताकतें उनसे लेना चाहती थी। उन्होंने तुम्हारे वालिद पर भी हमला करवाया था, लेकिन वो नाकामयाब रहे। तुम्हारे वालिद ने 2 बीज उनके हाथ तक नहीं लगने दी। उन लोगों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। ये सुनते ही आदिल समझ गया। वो उठा और वुडन बॉक्स लाकर मुफ्ती साहब को दिखाया। मुफ्ती साहब उस बॉक्स को आदिल के पास देखकर हैरान रह गए। आदिल ने उनसे कहा, कहीं ये तो नहीं जिसके पीछे शैतानी ताकतें पड़ी हुई है तुम्हारे पास? ये कैसे आया आदिल, और तुमको कैसे पता भला कि ये वही चीज़ है? मुफ्ती साहब वुडन बॉक्स को देखते ही चौंकते हुए सवाल कर दिए। आदिल ने मुफ्ती साहब को पूरी स्टोरी बतानी शुरू कर दी। ये मेरे स्टोर रूम में बहुत सालों से था, किसी को नहीं पता था कब से था। फिर इसके बारे में हमारे घर की एक लेडी राधा, जो हमारे घर में मेरे पैदा होने से पहले से हैं, उन्होंने मुझे बताया ये बॉक्स अभी तक खुला नहीं है, और राधा आंटी ने भी इसे खोलने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि मेरे डैड ने भी इसे नहीं खोला था और खोलने से इनकार कर दिया था। मुफ्ती साहब आदिल की पूरी बात सुन रहे थे। उसकी पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, हाँ, इसे मत खोलना, नहीं तो। इतना कहकर वो चुप हो गए। आदिल ने उनके अचानक चुप होने से घबरा उठा। आप चुप क्यों हो गए, क्या बात है? तब मुफ्ती साहब ने बात टालते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। फिर उन्होंने आदिल से कहा, देखो आदिल, तुम्हारे वालिद ने भी इसे किसी वजह से नहीं खोला था, तो तुम भी इसे मत खोलना हो। लेकिन ये वही बॉक्सा है जिसे शैतानी ताकतें लेना चाहती है, पर इत्मीनान रखो, जब तक ये इस घर में है इसे कोई नहीं ले सकता है। अगर कोई घर के अंदर दाखिल होगा तभी ले जा सकता है, लेकिन वो शैतानी ताकतें इस घर के अंदर भी नहीं आ सकती। आदिल उनकी इस बात को सुनकर हैरान था कि ऐसा क्यों है, क्या वजह है इसकी जो शैतानी ताकतें इसके अंदर नहीं एंटर कर सकती हैं। आदिल ने मुफ्ती साहब से ये सवाल कर दिया। मुफ्ती साहब ने उसके इस सवाल का जवाब देने से पहले पूछा, आदिल, ये बताओ, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है तुम्हारे घर के आसपास कुछ अलग सी हरकतें हुई हैं जी तुमने पहले कभी ना देखी हो? तो इस बात को सुनकर आदिल सोचने लगा। फिर उसने समायरा के साथ हुए इंसिडेंट को बताने का सोचा। वो बताने ही जा रहा था कि तभी मुफ्ती साहब के मोबाइल पर रिंग हुई। उनकी ज़रूरी कॉल थी, तो वो उठकर बाहर चले गए और बात करने लगे। आदिल ने अपनी पावर से उनकी बात को सुनना चाहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। उसको बड़ा अजीब लगा कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाया। फिर उसने अपनी शक्ति से मुफ्ती साहब के हिडन चीज़ें देखी तो हैरान रह गया। उनके ऊपर एक हिडन शील्ड थी, जिसकी वजह से वो अपनी एकत उन पर यूज़ नहीं कर पा रहा था। वो समझ गया कि मुफ्ती साहब के पास कुछ ताकतें हैं, उनके पास जिन भी हैं जो उनके मोवकिल हैं। थोड़ी देर के बाद वो वापस आदिल के पास आए और बात शुरू करते हुए, हाँ बेटा, तुम कुछ बोल रहे थे, लेकिन उसके पहले मैं बता दे कि ये बौवना ऊत अहम है और इसे काफ़ी महफूज जगह पर रखना। अगर शैतानी ताकतों के हाथ लग गया तो गजबनाक हो जाएगा। आदिल ने उनकी बात से एग्री किया। उसने अपनी सेफ ने निकाल कर वो घड़ी के टुकड़े भी दिखाए। मुफ्ती साहब उनको देखकर हैरत में पड़ गए। इसकी चाबी भी आदिल के पास ही है, लेकिन जब आदिल ने अपनी सेफ में रखा हुआ मुफ्ती साहब का दिया ताबीज खोजा तो यो उसमें नहीं था। इस बात से भी परेशान हो गया और मुफ्ती साहब को बताया। मुफ्ती साहब मुस्कुराते हुए उससे परेशान ना होने के लिए बोलते हैं। फिर बताया, ये वापस मेरे पास आ गया है। इसके पहनने की मियाद ख़त्म हो गई थी, तुमने इसको वक्त पर नहीं पहना था, इसलिए ये वापस मेरे पास आ गया। फिर वो आदिल से उस घड़ी के बारे में पूछने लगे, ये घड़ी उसे कैसे मिली? आदिल ने भी अब कोई सीक्रेट ना रखते हुए बताया कि इसके एक पार्ट को ढूंढने के लिए वो लंदन गया था। वो परत उसे मिल भी गया था, मगर आदिल ने मुफ्ती साहब को पूरा सच फिर भी नहीं बताया।
खासकर उसे पहली बार पार्ट कैसे मिला था। उसने सोचा वो बात बताने का सही समय नहीं आया था। फिर आदिल ने समायरा के साथ जो घटना बीती उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। समायरा को शैतान का चेहरा बादलों में बना हुआ दिखाई दिया। उसको डरावनी आवाजें सुनाई दीं जो उसका नाम ले रही थीं। फिर उसे अचानक से एक तेज रोशनी उसकी तरफ आती दिखी, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच सकी और बाहर ही राख में बदल गई। समायरा ये सब देखकर काफी डर गई थी और बेहोश हो गई थी। आदिल न मुफ्ती साहब से पूछा कि मगर उसको ये सब समझ में नहीं आया। क्या उसका परिवार खतरे में था? क्या जवाब होगा मुफ्ती साहब का? समायरा पर क्या असर होगा इस घटना का? आदिल कैसे निपटेगा चारों तरफ से हो रहे हमला से? कैसे बचा पाएगा वो सबको? मुफ्ती साहब मदद करेंगे या वो भी होंगे लाचार? 29 प्रोटेक्शन रिंग। आज आदिल को काफी कुछ पता चल रहा था, कुछ ऐसा जिसको सुनकर वो हैरत में पड़ रहा था। मुफ्ती साहब ने उससे कहा, आदिल बेटा, जब तुम्हारे वालिद छोटे थे तब तुम्हारे दादा ने पे घर बनवाना शुरू किया था। तुम्हारे दादा सत्तार साहब से मेरे वालिद की दोस्ती थी। वो दोस्ती तब से थी जब वो दोनों मदरसे में पढ़ने जाते थे। तुम्हारे दादा को बिजनेस करने का शौक था तो वो उस लाइन में चले गए और मेरे वालिद को इस्लाम की खिदमत करने की इच्छा थी तो उन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और मुफ्ती बन गए। लेकिन दोनों की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। जब तुम्हारे दादा का बिजनेस बढ़ने लगा तब उन्होंने ये घर बनवाना शुरू कर दिया था। चे घर एक बार में नहीं बना है, धीरे धीरे बनाया गया। तुम्हारे दादा का जब बिजनेस अच्छा चलने लगा और बढ़ने लगा तब उनके दुश्मन भी बन गए। वो तुम्हारे दादा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते थे। तब परेशान होकर एक दिन तुम्हारे दादा ने मेरे वालिद से इस बारे में बात की तो मेरे वालिद ने इस घर को कुरान की आयतों के जरिए सेफ करने की कोशिश की और ऐसे ही हुआ। ये घर सेफ हो गया। जो कोई इस घर पर बुरी नज़र रखता था उसका नुकसान ही होता था। जब घाट में शांति आदि तो तुम्हारे दादा का धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा और पूरे मुल्क में नाम होने लगा। बिजनेस से उनको काफ़ी फ़ायदा होने लगा। आदिल मुफ्ती साहब की बात सुनता ही जा रहा था, तभी उसकी फ़ोन रिंग होने लगी। उसने फ़ोन देखा तो वो कायनात का कॉल था। आदिल ने मुफ्ती साहब ने माफ़ी मांगते हुए उसकी कॉल रिसीव की। कायनात ने बताया कि वो इंडिया आ गई है, फ़िलहाल अपने घर पर है। वो शाम को उससे मिलने आदिल के घर आएगी। तो आदिल ने उससे बहाना बनाते हुए कहा, शाम को मेरे कुछ मेडिकल टेस्ट होने हैं, आज तुम घर पर आराम करो और कल मिलने के लिए आ जाना। कायनात ने बिना शक किए उसकी बात मान ली और दूसरे दिन आने के लिए राजी हो गई। आदिल के बहाना बनाने की वजह मुफ्ती साहब थे। वो नहीं चाहता था कि मुफ्ती साहब जिस बात को बता रहे थे उसमें किसी भी तरह का दखल पड़े। दोपहर भी हो गई थी। उसने सोचा लंच का टाइम हो गया है, आज मुफ्ती साहब पूरा टाइम निकाल कर आए हैं तो इस टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मुफ्ती साहब काफ़ी मशरूफ़ रहते हैं। आज वो स्पेशली मेरे लिए वक्त निकाल कर आए। ये सोचते हुए वो वापस मुफ्ती साहब के पास आ गया और उनसे कहा, मुफ्ती साहब आप प्लीज़ आगे बताएं, मुझे तो अपने दादा के बारे में कुछ नहीं पता, उनकी पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं मालूम। तो मुफ्ती साहब ने उसे आगे की बात बतानी शुरू कर दी। आदिल, तुमको पता नहीं होगा, तुम्हारे दादा को ऊपर वाले ने बहुत नवाजा, लेकिन वो उसके बाद भी ज़मीन पर ही सोते थे और खाना भी ज़मीन पर ही खाते थे। क्योंकि जब मैं छोटा था तब अपने अब्बा के साथ इस घर में आता था और तुम्हारे दादा और मेरे अब्बा साथ में ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे। बहुत महंगे कपड़े नहीं पहनते थे और चैरिटी भी खूब करते थे। तुम्हारे दादा ने मेरे अब्बा से इस घर के चारों कोनों पर एक प्रोटेक्शन रिंग बनवाई थी जो कुरान की बहुत सी आयतों को पढ़कर फूंकी गई कीले थी। आदिल उनकी इस बात को सुनकर हैरान हो गया। प्रोटेक्शन रिंग? आदिल को कुछ समझ नहीं आया। उसके घर पर प्रोटेक्शन है? तब मुफ्ती साहब ने बताया कि मेरे अब्बा ने पूरे घर की बुरी नज़र और शैतानी ताकतों से बचाने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि तुम्हारे दादा इस घर और अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे। फिर तुम्हारे दादा के जाने के बाद तुम्हारे वालिद ने इस पर दोबारा प्रोटेक्शन रिंग का फेरा करवाया। तुम्हारे वालिद बहुत ही अच्छे इंसान थे, मेरी उनसे बहुत बनती थी। मैं तुमको बता चुका हूँ वो मेरे कितने अच्छे दोस्त थे। आदिल ने उनकी बात पर एची करते हुए सिर हिलाया। आदिल और मुफ्ती साहब की बात हो ही रही थी कि तभी आदिल के रूम पर हल्का सा नॉक हुआ। एक सर्वेंट ने अंदर आकर हल्के से कहा, साहब लंच का टाइम हो गया है, आप और मुफ्ती साहब खाना खा लें, उसके बाद आपको मेडिसिन भी लेनी है। उसकी बात सुनकर आदिल ने कहा, मुफ्ती साहब लंच कर लेते हैं,
आपको भूख भी लग रही होगी। आदिल के कहते ही मुफ्ती साहब ने घड़ी देखी और कहा, पहले मुझे नमाज पढ़नी है, मैं नमाज पढ़कर ही खाना खाता हूँ। आदिल ने उनकी बात को तवज्जो देते हुए उनको नमाज वाले रूम में ले गया जहाँ सब नमाज पढ़ते थे। मुफ्ती साहब को नमाज पढ़ने के लिए छोड़कर वो नीचे आ गया। सीधा किचन में आकर बोला, खाना आज डाइनिंग टेबल पर नहीं बल्कि डाइनिंग रूम के बगल वाले कमरे में जमीन घर लगाना, दस्तरखान बिछाकर, क्योंकि मुफ्ती साहब टेबल पर खाना नहीं खाते। कुक ने आदिल की बात समझते हुए सर्वेंट से खाना दस्तरखान में लगाने को कहने लगा। थोड़ी देर में आदिल मुफ्ती साहब को लेने उस कमरे में आया। वो नमाज पढ़ चुके थे और किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने फ़ोन रखा, फिर आदिल से बाहर आकर कहा, बेटा मैं खाना खाकर वापस मदरसे जाऊंगा, वहाँ मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है। ये सुनते ही आदिल ने भी नमी प्लानिंग करते हुए कहा, मुफ्ती साहब मुझे आपसे सारी बात जाननी है तो मैं आपके साथ ही मदरसे चलूंगा। जब तक पूरी बातें नहीं सुनूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मुफ्ती साहब आदिल की मनोदशा समझते हुए उसे साथ में चलने की इजाज़त दे दी। मुफ्ती साहब जब खाना खाने के लिए नीचे पहुंचे और ज़मीन पर दस्तरखान बिछा देखा तो आदिल की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छे आदिल, दस्तरखान पर बैठकर खाना सुचत है। लंच करने के बाद आदिल उनके साथ मदरसे के लिए चल दिया। आदिल और मुफ्ती साहब थोड़ी देर में मदरसा पहुंच गए। वहां पर कोई दूसरे देश से जमात आई हुई थी जिनसे मुफ्ती साहब को मिलना था। मुफ्ती साहब आदिल ने आदिल से भी मुलाकात करवाए। वो सभी से मिलकर काफ़ी खुश हुए क्योंकि आदिल इंडिया का टॉप बिजनेसमैन था। मुफ्ती साहब ने बताया, ये जमात गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करती है। कई स्कूल और कॉलेज हैं जो ये चलाते हैं, सब डोनेशन पर ही चलता है। मैंने इनके लिए डोनेशन कलेक्ट किया था। आदिल ने जब पूरी बात सुनी तो उनसे कहा, मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब ने खुश होते हुए कहा, आदिल ये तो अच्छी बात है। आदिल ने तुरंत अनुज को कॉल किया और कहा, एक शख्स को मैं ऑफिस भेज रहा हूँ, तुम उनसे सारी डिटेल ले लेना और फंड क्रिएट करवा देना। इतना करने के बाद मुझको कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा कि उसके बाद क्या करना है। यो डेलीगेशन आदिल के इस कंट्रीब्यूशन को लेकर काफ़ी खुश हो गया। मुफ्ती साहब ने उनमें से एक शख्स को आदिल के ऑफिस भेज दिया और आदिल ने अनुज का नंबर भी दे दिया। वो लोग आदिल को दुआएं देने लगे। मुफ्ती साहब फिर उन लोगों से बातचीत करने लगे। तो आदिल दूसरे रूम में आकर बैठ गया। वो रूम पूरा खाली था। उसको बड़ा अजीब लगा। उस रूम में बस एक चेयर ही रखी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे उस कमरे में थोड़ा सा अलग लगा। उसने अपनी पावर से देखना चाहा तो वो हक्का बक्का रह गया। वहाँ पर कई बच्चे बैठे कुरान की तालीम ले रहे थे। वो हैरान था। वे समझ गया ये बच्चे कौन है। वो तुरंत उस कमरे से बाहर निकल आया और बाहर आकर बैठ गया। थोड़ी देर में मुफ्ती साहब आ गए और वो उसको अपने रूम में से आए, लेकिन आदिल ने उनसे कुरान पढ़ते जिन्नों के बच्चों के बारे में कुछ नहीं पूछा। मुफ्ती साहब ने कहा, आदिल तुम थोड़ा बैठो, मुझे एक लेटर लिखना है, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। उन्होंने वहीं बैठकर अरबी लैंग्वेज में लेटर लिखा और एक ताक पर रख दिया। वो लेटर वहाँ से अपने आप ही गायब हो गया। आदिल ने उसे गायब होते हुए अपनी आंख से देखा। मुफ्ती साहब भी ये देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये हमारे मुवक्किल जिन है जो इस लेटर को ले जाएंगे और अपने मुकाम तक पहुंचा देंगे। पहले आदिल उनसे कुछ सवाल करने वाला था, लेकिन फिर वो रुक गया और अपने घर से रिलेटेड बातों के बारे में पूछा। आप मेरे डैड के बारे में कुछ बता रहे थे? तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा, हमारी बात पूरी नहीं हो पाई थी। आदिल ये तो तुम जानते हो, तुम्हारे हैद और मैं एक अच्छे दोस्त थे। तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे दादा के जाने के बाद बिजनेस संभला। उनके भी कई राइवल थे, लेकिन वो इतना ख्याल करते नहीं थे। मगर एक बार कुछ ऐसा हुआ तुम्हारे साथ जिसके बाद वो काफ़ी डर गए। उन्होंने मुझसे तुम्हारी सिक्योरिटी को लेकर कुछ कहा, जिसके बाद मैंने तुम्हारे लिए एक ताबीज़ बनाई जिसमें मैंने कुरान की आयतें लिखी थीं। तुमने उस ताबीज़ को काफ़ी टाइम तक पहनी भी, लेकिन शायद तुमने अपने वालिद के जाने के बाद उसे उतार दिया। मुफ्ती साहब की बात सुनते ही आदिल को उस ताबीज़ के बारे में याद आया। वहद के डर से मैंने काफ़ी सालों तक पहना था, लेकिन जब एक बार बिजनेस मैगजीन के लिए फ़ोटो शूट करवाया था, उस दौरान मैंने उतार दिया था और वापस नहीं पहना। मुफ्ती साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल। उनकी इस बात पर आदिल ने कहा, आपको कैसे पता कि वो मैंने नहीं पहना था? तो मुफ्ती साहब ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता के साथ जवाब दिया, क्योंकि वो मेरे पास वापस आ गया था। आदिल उनकी इस बात को सुनकर हैरान हो गया। मुफ्ती साहब ने आगे कहा, वैसे ही ताबीज़ तुम्हारे छोटे भाई शोएब और बहन समायरा ने पहन रखा है, वो इसे नहीं उतारते हैं।
आदिल ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बात की पुष्टि की। हाँ, मैंने उनके गले में देखा है उस ताबीज को। अब मुफ्ती साहब ने क्लैरिफाई किया, उसमें अल्लाह पाक का कलाम है। जब तक वो उनके गले में है, उनको कोई भी बुरी ताकत छू भी नहीं सकेगी। उनकी इस बात को सुन आदिल अवाक रह गया। उसे समझ में धीरे धीरे चीज़ें आने लगीं। उसने ताबीज उतार दिया था, इसलिए वो शैतानी ताकतों की नज़रों में आ गया। फिर मुफ्ती साहब ने आगे बताना शुरू किया, जो बस आदिल को हैरान पर हैरान करने के लिए काफ़ी थी। क्या नए राज के सामने आने से आदिल की जंग आसान होगी या बढ़ेगी उसकी मुश्किल? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर की दुनिया। 38 आदिल के अब्बा का राज। अब आदिल को इस बात का पता चल गया था कि उसने मुफ्ती साहब के बनाए ताबीज को जब से उतारा, वी शैतानी ताकतों की नज़र में आ गया। आदिल ने प्रोटेक्शन रिंग के बारे में पूछना शुरू किया, जो उसके घर पर बनी हुई थी। इस पर मुफ्ती साहब ने बताया, जब तुम्हारे वालिद को वो लड़की का सीक्रेट बॉक्स मिला तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे आकर इस बारे में राय ली और पूछा इसका करना क्या है। मैंने ही उनको बताया कि इसे अपने घर पर रखो, अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ गया तो मुसीबत आ जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा क्या है मुफ्ती साहब जी, इसको खोलने से मना कर रहे हैं और दुश्मन इसके पीछे पड़े हैं? आदिल में ये बात पूछी। मुफ्ती साहब गंभीर हो गए और फिर कहा, देखो आदिल, इस बारे में मैं अभी तुमको नहीं बता सकता, लेकिन ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये बॉक्स किसी भी हालत में शैतानी ताकतों के हाथ नहीं लगना चाहिए। उनकी इस बात को सुन आदिल ग्रुप हो गया। मुफ्ती साहब ने कहा, पहले इसकी चाबी नहीं थी, लेकिन अब इसकी चाबी भी तुम्हारे पास है, तो इसकी हिफाजत तुमको ही करनी होगी। फिर उन्होंने घर पर बने प्रोटेक्शन रिंग को लेकर बातें बतानी शुरू कर दी। इस बॉक्स के घर पर आने के बाद तुम्हारे डैड को सबकी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी चिंता थी, इसलिए उन्होंने पहले के बने रिंग पर ही दोबारा रिंग क्रिएट करवाया, जो मैंने ही बनाया है। आदिल मुफ्ती साहब की बात बस गौर से सुने जा रहा था। इस रिंग को मैंने अपने मोवक्किल जिनों की मदद से बनाया था। जब मुफ्ती साहब ने ये बात बताई तो आदिल हैरान रह गया। उसने सोचा, मतलब हैद को भी जिनों के बारे में पता था। मुफ्ती साहब ने इस दौरान अपनी बात जारी रखी, तुम्हारे घर पर कुरान की आयतों को पढ़कर इस रिंग को बनाया गया था, तब से मैं हर साल आकर इसे मजबूत करता हूँ। इस बात पे आदिल को याद आया कि मुफ्ती साहब हर साल घर पर आकर कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन उसको इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो उसके घर पर बनी इनविजिबल प्रोटेक्शन रिंग को मजबूत करते थे। उन्होंने बताया, इससे पहले जब तुम्हारे हैद जिंदा थे, तब मैंने एक जिन उनके साथ में ही रखा था, क्योंकि उस बॉक्स को लेकर उन पर भी एक बार अटैक हो चुका था। आदिल ने जब ये बात मुफ्ती साहब के मुंह से सुनी तो वो अवाक रह गया। उसने हैरान होकर कहा, मेरे डैड पर भी हमला हुआ था इस बॉक्स की वजह से। ये बात तो मुझे कभी किसी ने बताई ही नहीं। बेटा, ये बात सिर्फ तुम्हारी मरहूम अम्मी और मुझे ही पता थी और किसी को नहीं, मुफ्ती साहब ने आदिल को समझाते हुए बताया। इस पर आदिल ने चिंतित होकर कहा, यह बॉक्स इतना खतरनाक है तो इसको कहीं फेंक क्यों नहीं दिया गया? मुफ्ती साहब आदिल का ये सवाल सुन थोड़ी देर खामोश रह गए। खामोशी आदिल को परेशान करने लगी। मुफ्ती साहब ने सोच विचार कर कहा, फेंक देते तो माजरा ही कुछ और होता बेटा। जो इसको ढूंढ रहे हैं ये उनको आसानी से मिल जाता और फिर कितनी तबाही मचती, तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन आखिरकार ये है क्या, और ये किसने दिया था डैड को? प्लीज़ आप मुझे सही सही बताएं। आदिल अब बहुत ज़्यादा उत्सुक हो चुका था, साथ में चिंतित भी। आदिल बेटा, तुमको वक्त का इंतजार करना होगा। सही वक्त पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मैं अभी तुमको कुछ नहीं बता पाऊंगा, मेरी अपनी मजबूरी है। आदिल और मुफ्ती साहब बात कर ही रहे थे कि अनुज का कॉल आया। आदिल ने मुफ्ती साहब से इजाज़त लेकर कॉल रिसीव की। उधर से अनुज ने कहा, सर आपने जिस शख्स को भेजा है उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स बता दी है, अब आप बताएं क्या करना है। तो आदिल ने इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, तुम 20 लाख रुपए की डोनेशन रसीद बना दो, लेकिन ये मेरे अकाउंट से क्रिएट करवाना, कंपनी के अकाउंट से नहीं। इतना कहकर आदिल ने फ़ोन रख दिया। मुफ्ती साहब आदिल की बात सुन रहे थे। वो मुस्कुरा कर बोले, आदिल तुम भी अपने वालिद पर ही गए हो, वो भी अपने पर्सनल चीज़ें अपनी सैलरी से करते थे। आदिल ने मुफ्ती साहब से कहा, हाँ आपने ने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, मैं तो अपने डैड के बारे में उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में ज़्यादा कुछ जानता ही नहीं। जब आप ने मुझे बताया तब मुझे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी हुई। मुफ्ती साहब उसका राम समझ गए। बेटा मैं समझ सकता हूँ, वो अपनी इच्छाएं जाहिर नहीं करते थे। बाहर से काफ़ी सख्त थे तुम्हारे डैड, लेकिन अंदर से मोम थे। वो किसी की तकलीफ नहीं देख सकते थे, जितना हो सकता था मदद करते थे। आदिल को ये सब जानकर रोने का मन कर रहा था।
क्योंकि वो अपने हैद को समझ नहीं पाया था। उसे लगता था कि उसके डैड काफ़ी सख्त थे। आदिल को कभी कभी अपने डैड हिटलर लगते थे, क्योंकि वो पढ़ाई के मामले में काफ़ी टफ थे। इसलिए आदिल अपने डैड के मुकाबले मॉम के ज़्यादा करीब था। उसको कुछ भी चाहिए होता था तो वो मॉम से कहता था। डैड से बोलने में उसे डर लगता था। मुफ्ती साहब ने आदिल को ख्यालों में धूम देखकर कहा, बेटा काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तुमको घर जाना चाहिए। लेकिन जो मैंने तुमसे कहा है उसका पूरा ख्याल रखना होगा तुमको। आदिल का भी मन भारी हो चुका था। वो मुफ्ती साहब की सलाह मानते हुए खड़ा हो जाता है। मुफ्ती साहब ने आदिल को जाते हुए आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आए। आदिल उनकी इस बात को सुनकर रिलैक्स महसूस करता है, फिर उनसे इजाज़त लेकर घर के लिए निकल जाता है। आदिल अपने घर के बाहर आकर कुछ मिनट के लिए खड़ा हो गया और पूरे घर को देखने लगा। मेरे दादा और मेरे डैड ने इसको कितना सेफ किया हुआ है, सिर्फ हम लोगों के लिए। उसको सुकून महसूस होने लगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी चिंता भी मिली हुई थी। सुकून इस बात था कि जब तक वो बॉक्स उसके घर पर है, वो गफ्फार उसको छू तक नहीं सकता है। चाबी भी उसी के पास है। घर प्रोटेक्शन रिंग की वजह से सेफ है, लेकिन चिंता थी कि गफ्फार उस पर अटैक करता रहेगा। वो पीछे हटने वाले इंसानों में नहीं था। हो सकता है डैड पर उसने ही हमला करवाया हो। तभी उसके दिमाग में कुछ पिछली बातें घूमने लगी। वो घड़ी के टुकड़े शोएब ने उसके घर से ही उठा थे। इसका मतलब है कि गफ्फार ने वो घड़ी के टुकड़े बॉक्स को खोलने के लिए सर्च किए थे, और डैड भी उसको पहले से जानते थे। हो सकता है कि वो और गफ्फार दोस्त हों। तभी डैड शोएब और समायरा को लेकर उस घर पर गए थे, जो आज कायनात का घर है। लेकिन गफ्फार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शोएब उन टुकड़ों को खिलौने के तौर पर उठा कर ले आएगा। आदिल को अब धीरे धीरे डैड और गफ्फार की दोस्ती को लेकर बात समझ में आने लगी। उसने डिसाइड किया कि वो डैड और गफ्फार के बीच की दोस्ती को लेकर पूरी डिटेल निकालने की कोशिश करेगा। इस बात को जानना जरूरी है कि गफ्फार को उस बॉक्स के बारे में कैसे पता चला, और क्या उसने ही डैड पर अटैक करवाया था। उसने कैसे अटैक करवाया था, लेकिन अटैक के बारे में तो सिर्फ मुफ्ती साहब और मॉम को ही पता था। फिर उसने दिमाग लगाया कि राधा आंटी तो बरसों से इसी घर में हैं, उनको तो जरूर पता होगा कि डैड पर हमला हुआ था। आदिल को ये भी पता था कि राधा आंटी से ये सब उगलवाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी रूड हैं, जो इतनी जल्दी कुछ बताती नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी ही थी। आदिल ने एक नौकर से राधा आंटी को बुलवाया। वो थोड़ी देर में चिड़चिड़ करती हुई आ गई और आते ही आदिल पर बरस पड़ी। आदिल उनको देखकर ही डर गया। कहाँ थे तुम इतनी देर से? पता है ना तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, दवाइयाँ तुमने खाई नहीं, बस सुबह से कमरे में हो और फिर उसके बाद बाहर निकल गए। कोई ख्याल ही नहीं है अपना, बस परेशान करते हो। मैं क्या क्या देखें? उनको इतना गुस्से में देख आदिल ने वहां से निकलना ही बेहतर समझा और चुपचाप अपने रूम में आ गया। रूम में आकर सोचने लगा, इनसे तो बात निकलवाना टेढ़ी खीर है। अभी गुस्से में हैं, आराम से प्यार से बात करके मुझे वो सारी बातें निकलवानी होगी। रात हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद शोएब और समायरा आदिल के रूम में आ गए। दोनों किसी बात पर लड़ाई कर रहे थे। क्या हो गया, तुम लोग इस तरह से लड़ क्यों रहे हो? तो इस पर समायरा ने गुस्से में कहा, भाई हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि आपके बर्थडे पर हम सब लोग यूरोप जाएंगे, लेकिन अब शोएब बोल रहा है कि यूरोप नहीं यूएस जाएंगे। अरे पहले तुम लोग चुप हो जाओ। उसकी डांट से दोनों चुप हो गए। ये बताओ कि मेरे बर्थडे के लिए तुमने मुझसे बिना पूछे प्लान कैसे बना दिया? एक बार पूछा तो होता, आदिल ने गुस्से में कहा। दोनों उसका गुस्सा देखकर थोड़ा डर गए। फिर आदिल ने बेचारगी के साथ पूछा, और कोई ये तो बताओ मेरा बर्थडे है कब? उसकी ये बात सुनकर दोनों ही हंस पड़े। समायरा तो जोर जोर से हंसने लगी। भाई आपको अपना बर्थडे नहीं याद? लगता है हमले झेलने के बाद दिमाग पर थोड़ा असर हो गया है। शोएब भी हंस पड़ा। भाई आप भी बड़े मजा किया हो गए हैं। आदिल भी उनकी बातें सुनकर उनके साथ ही हंसने लगता है। आज तीनों ही काफ़ी टाइम के बाद इतना हंसे थे, नहीं तो आदिल पर हुए अटैक के बाद घर में सब टेंशन में ही रह रहे थे। आदिल को लेकर दोनों भाई बहन भी परेशान ही थे। आदिल ने फिर उनकी इच्छा रखते हुए कहा, ठीक है चलेंगे, लेकिन कहाँ जाना है ये मैं डिसाइड करूँगा। दोनों उसकी बात पर राजी हो जाते हैं। जब आदिल अपनी बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन मैं इसके बारे में अभी नहीं बता सकता, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि मैं इतने दिनों से ऑफिस नहीं गया हूँ। कई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को देखना है, काफ़ी काम पेंडिंग है। उस सब को देखने के बाद ही मैं तुम लोगों को बता पाऊंगा कि जाना कहाँ है। लेकिन हाँ, प्रॉमिस है कि हॉलीडे पर जरूर चलेंगे। समायरा फिर आदिल को छेड़ती है, भाई कायनात भी इंडिया आ गई है, वो भी पूरी फैमिली के साथ, तो क्यों ना आप दोनों की शादी ही करवा दी जाए।
अब तो सभी हैं, और वो तो हर वक्त रेडी है आपसे शादी के लिए। आदिल ने समायरा के गाल प्यार से खींचते हुए कहा, तुम तो नानी जैसा बातें करती हो। इस पर समायरा ने बताया वो कल घर आ रही है अपनी फैमिली के साथ। उसने मुझे कॉल करके बताया उनके दोनों भाई भी आए हुए हैं, वो भी उसके साथ ही आएंगे आपका हालचाल पूछने। उसकी ये बात सुनकर आदिल सोच में पड़ गया। गफ्फार अपनी बहन के जरिए मेरे घर में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसके इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे मालूम है अगर वो एक बार यहाँ दाखिल हो गया तो कुछ भी कर सकता है। गफ्फार काफ़ी खतरनाक है, लेकिन मैं उसे यहाँ आने से रोकूंगा कैसे? अगर मैंने कायंता को मना किया तो वो बुरा मान जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए लंदन से आई है। क्या करूं? आदिल आखिर क्या तरकीब बैठाएगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? क्या वो गफ्फार को अपने इस घर से दूर रख पाएगा, वो भी बिना कायनात को नाराज़ किए? इसके लिए आप